Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Aqsa Salim, Subject Specialist Physics at DPS and College Sahiwal. I welcome to all the students in DPS digital classes. Students, in physics we are studying chapter number 3, which is motion and force. And our today's topics are 3.9, which is force due to water flow, 3.10, which is momentum and explosive forces, and 3.11, which is rocket propulsion. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस डेफिनेशंस एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. P इज इक्वल टू mv. उसके अलावा इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस बाय अ बॉडी भी कहा जाता है. उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सबसे पहले स्टेटमेंट, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम उसका कंजर्व होता है. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स. ये आप लास्ट टॉपिक में ये स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं और इसकी एक एग्जांपल भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि दो बॉल्स हैं जिनमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा. उसमें इन दोनों बॉल्स की कैलकुलेशन आपने कुछ इस तरह से की थी कि आपके पास फाइनल इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 आई थी, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जिसमें m1 क्या था? मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. m2 क्या था? मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट. u1 इनिशियल वेलोसिटी थी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, u2 इनिशियल वेलोसिटी थी सेकेंड की. यानी हम इनिशियली इसको u1 और u2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको v1 और v2 भी लिख सकते हैं. उसके बाद फाइनल वेलोसिटी थी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो कि v1 थी, और फाइनल वेलोसिटी थी सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो v2 थी. इसको हम v1 डैश और v2 डैश से भी डिनोट कर सकते हैं. इससे हमारे पास एक फाइनल रिलेशन बना था, विच इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जिसका प्रूफ आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा होगा. उसके बाद फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम की कॉज को देखें तो मोमेंटम की कॉज क्या है? उस पे फोर्स का लगना. सेकेंड लॉ से इसका काफी लिंक हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि मोमेंटम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आ रहा है वो फोर्स के इक्वल होगा. इक्वेशन इसकी है F इज इक्वल टू डेल P ओवर डेल T. ये डेल क्या है? डेल इज अबाउट द चेंज. डेल P ओवर डेल T हमारे पास फोर्स कहलाता है. आज का हमारा पहला टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो. सबसे पहले तो इस टॉपिक को समझें कि इस टॉपिक में आपने करना क्या है. आपने एक ऐसी फोर्स इसके अंदर फाइंड करनी है जो पानी के फ्लो की वजह से लग रही है. एक पानी के फ्लो की वजह से जो फोर्स लग रही है किसी भी वॉल पे, आपने उस फोर्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. यानी व्हेन वाटर फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक अ वॉल नॉर्मली अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल. ये वो फोर्स है जो आप किसी भी हॉरिजॉन्टल पाइप को, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में नजर आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है और यहाँ पे एक वाटर फ्लो हो रहा है किसी भी एक वॉल की तरफ, तो वो फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है ये वाटर किसी वॉल पे, आपने वो फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. इसकी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है, जिस तरह की आपको इस फिगर में नजर आ रहा है. इसकी वेलोसिटी v है, यानी यहाँ पे जिस वेलोसिटी से ये इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है वो वेलोसिटी v है. मास इसका होगा m. टकराने के बाद क्या होगा? पानी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा. रेस्ट पोजीशन पे आने का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो गई.
अब इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले इस पानी के अंदर कुछ मोमेंटम था, लेकिन बाद में इसका मोमेंटम हो गया वेलोसिटी 0 होने की वजह से मोमेंटम भी इसका 0 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इसके अंदर क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? वॉल से टकराने के बाद हो गई 0 और इनिशियल इसकी वेलोसिटी v थी, यानी चेंज इन वेलोसिटी इसके अंदर माइनस v आ गई। उसके बाद अगर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हमें पहले मोमेंटम पर सेकंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोमेंटम पर सेकंड किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले एक्शन फोर्स निकालेंगे और उसके बाद रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे पहले हम एक्शन फोर्स निकाल के फिर उसका रिएक्शन निकालेंगे। जब भी कोई वाटर फ्लो किसी वॉल से स्ट्राइक करेगा तो ये वॉल उसके ऊपर एक्शन करेगी, यानी एक्शन किस सेंस में होगा? F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। यहाँ पे P क्या है? डेल P विच इज चेंज इन मोमेंटम। इसका फॉर्मूला हम m डेल v लिख सकते हैं। m के साथ हमने डेल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मैस एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, और डेल v हमारे पास माइनस v आया था तो हमने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया, यानी फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई mv ओवर t। यहाँ पे डेल p की जगह माइनस mv की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, जिसको हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन विद मैस पर सेकेंड, m ओवर t है तो इसको मैस पर सेकेंड कहा गया। v दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे माइनस v आ रही थी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का अमल हो रहा है तो हम एक्शन फोर्स निकाल चुके हैं। एक्शन फोर्स क्या थी? वो फोर्स जो कि ऑन द वाटर बाय द वॉल थी, यानी जो दीवार पानी पे फोर्स लगा रही थी वो हमने निकाल ली। अब रिएक्शन फोर्स क्या है कि पानी भी वॉल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बट डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होती है, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करने के लिए हमारे पास सेम यही इक्वेशन, इसके साथ हमने एक और नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन रिएक्शन सेम है बट डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट होगी। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो ये हमारे पास वो फोर्स निकली जो वाटर फ्लो की वजह से किसी दीवार पे लग रही है, यानी द फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ mass of water striking normally per second and change in velocity. फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि सपोज द वाटर फ्लो आउट फ्रॉम अ पाइप एट 3 किलोग्राम पर सेकेंड। ये 3 किलोग्राम पर सेकेंड मैस पर सेकेंड जो हमारे पास फॉर्मूले में था उसको शो कर रहा है, एंड इट वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 0, यानी स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी और बाद में 0 हो गई ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल। देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला गिवन बिलो विच इज F इज इक्वल टू माइनस mv ओवर t, जो हमारे पास रिलेशन बना था मैस पर सेकेंड और चेंज इन वेलोसिटी का, उसके मुताबिक अगर हम निकालें यहाँ पे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 kg पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू निकाली विच इज चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमारे पास 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल है, तो ये वो फोर्स जो हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, ये वो फोर्स है जो कि वाटर फ्लो की वजह से किसी वॉल पे एज अ रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? जो धमाका है, किसी चीज में अगर आप धमाका करना चाह रहे हो उसमें जो फोर्स लग रही है वो एक्सप्लोसिव फोर्सेस होंगी। एक्सप्लोसिव फोर्सेस की एक सिंपल डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रही है। एक वाटरमेलन जिस तरह से एक्सप्लोड हो रहा है वो उसके डिफरेंट पीसेस, डिफरेंट सेगमेंट जो है उसके डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम चेंजेस क्या हो रहा है एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर मोमेंटम चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोसिव फोर्सेस within an isolated system, but here we shall discuss with 2 examples.
And example number 1 is when a shell explode in mid-air. अब एक शेल है, यहाँ पे सेम उसी तरह उस शेल को एक्सप्लोड किया जा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर पे नजर आ रहा है। स्टार्ट में उस शेल का मोमेंटम mv था, लेकिन जब वो शेल एक्सप्लोड हो गया डिफरेंट पीसेस में, कोई किसी पीस की डायरेक्शन इस तरफ होगी, किसी की डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी, तो यहाँ पे इसका जब मोमेंटम का टोटल सम निकाला गया तो वो क्या हुआ, स्टार्ट में उसका जितना मोमेंटम था mv, जब उसके एक्सप्लोड होने के बाद उसका मोमेंटम निकाला गया तो इन मोमेंटम्स का सम उस प्रीवियस मोमेंटम के इक्वल आया। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये कह सकते हैं कि इस शेल का जो मोमेंटम स्टार्ट में था, जैसे mv यहाँ पे सपोज हमने किया है, एक्सप्लोड होने के बाद सपोज इस पीस का मोमेंटम m डैश v डैश हो गया और इस पीस का m डबल डैश और v डबल डैश हो गया। अगर हम इस मोमेंटम को और इस मोमेंटम को प्लस करें यानी ऐड करें, सो दैट विल बी इक्वल टू द प्रीवियस मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम। इसकी वेक्टोरियल डायग्राम हमारे पास यहाँ पे है कि ये हमारे पास ओरिजिनल मोमेंटम की शेप थी, जबकि ये और ये डायरेक्शन इस पीस के और इस पीस के, जिसको फ्रेगमेंट्स कहा जाता है, ये उनके मोमेंटम को शो कर रही है। टोटल मोमेंटम एक्सप्लोजिव फोर्स का किसी भी एक शेल के अंदर जो कि मिड एयर में एक्सप्लोड हुआ है, टोटल मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा। Its fragments fly off in different directions. The total momentum of all its fragments equal to the initial momentum of the shell. यानी इसका जो प्रीवियस मोमेंटम mv था वो इक्वल होगा उसके सारे पीसेस के मोमेंटम के सम के इक्वल। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये चीज देखी थी कि वेक्टर डायग्राम की अगर कोई क्लोज शेप है तो वो क्लोज शेप हमें क्या बता रही है कि टोटल वेक्टर सम मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमारे पास ये एक क्लोज शेप है जो यहाँ पे शो हो रही है। इसमें बिफोर मोमेंटम और सम ऑफ आफ्टर कोलिजन मोमेंटम शो किया जा रहा है। ये भी आपके पास एक क्लोज वेक्टर डायग्राम की शक्ल में आएगी, जिसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल द मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम अगर एग्जांपल लें एक बॉम्ब शेल की। एक बॉम्ब शेल है हमारे पास जो कि स्टार्ट में रेस्ट पोजीशन में था। रेस्ट पोजीशन का मतलब है कि उसके अंदर वेलोसिटी 0, अगर वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी 0 होगा। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लोजन होने के बाद भी उसके अंदर जो मोमेंटम का सम हम निकालें वो 0 होना चाहिए। अब ये जब एक्सप्लोड हुआ तो इसके डिफरेंट पीसेस जिनका मैस भी डिफरेंट था और वेलोसिटी भी डिफरेंट थी। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट पीसेस हैं जिनका मैस डिफरेंट है। डिफरेंट मैस होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी भी डिफरेंट है, यानी किसी का मोमेंटम ज्यादा हो सकता है, किसी का मोमेंटम कम हो सकता है। और डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, इन सब की ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। अगर हम इसका टोटल सम निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, इसके टोटल मोमेंटम के इक्वल। अब इसका टोटल मोमेंटम 0 था तो इसका मतलब ये है कि इनका भी अगर हम सम निकालें तो टोटल मोमेंटम इसका भी 0 आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि अगर हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, जैसे हमने बॉम्ब शेल की एग्जांपल ली, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था, इसके ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की थी, तो हम इसका रिजल्ट ये ले सकते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉम्ब सो इट्स मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। द टोटल मोमेंटम बिफोर द एक्सप्लोजन इज 0, सो टोटल मोमेंटम आफ्टर मस्ट ऑल्सो बी 0। यहाँ पे भी आपको एक वेक्टर डायग्राम क्लोज्ड शेप में नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम इसका कंजर्व होगा विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक राइफल और बुलेट की, कि उसमें हम
ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो बुलेट है उसका मास स्मॉल m यहाँ पे है, और स्टार्ट में क्योंकि राइफल के अंदर बुलेट है और वो रेस्ट पोजीशन में है, तो स्टार्ट में अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें गन का और बुलेट का तो वो मोमेंटम टोटली 0 होगा। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें कि इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो इस राइफल के अंदर बुलेट मौजूद है वो भी रेस्ट पोजीशन में है और राइफल इटसेल्फ भी रेस्ट पोजीशन में है, तो टोटल मोमेंटम इनका 0 है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर होगी फायरिंग। जैसे ही फायर होगा बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी, यानी मैस तो इसके अंदर ऑलरेडी पहले था मौजूद, लेकिन अब इसके अंदर एक वेलोसिटी भी आ गई, यानी अब इसके अंदर कुछ मोमेंटम तो जरूर होगा। इसी तरह ये गन पहले रेस्ट में थी, मोमेंटम इसका 0 था। इस गन के अंदर भी एक वेलोसिटी आएगी। ये वेलोसिटी कहां से आएगी? ये वेलोसिटी एक्शन का रिएक्शन होगी, यानी इसको हम कह सकते हैं कि गन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो एक रिएक्शन फोर्स की वजह से मूव कर रही है। ये दोनों इक्वल होंगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बुलेट और राइफल दोनों का 0 था। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक हमारे पास बिफोर मोमेंटम इक्वल होना चाहिए आफ्टर मोमेंटम के। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही, तो ऐसा पॉसिबल होना चाहिए इसके अंदर। अब हम ले लेते हैं कि स्टार्ट पे तो दोनों का मोमेंटम 0 था, दोनों की वेलोसिटी 0 थी। अगर हम इसके बाद की बात करें तो हमारे पास कैपिटल M क्या है? इस गन का मास, स्मॉल m क्या है? इस बुलेट का मास। तो यहाँ पे हम स्मॉल v इस बुलेट की वेलोसिटी ले सकते हैं, और इस गन के अंदर भी कोई वेलोसिटी आ गई तो इस गन की वेलोसिटी को हम v डैश से शो करेंगे। तो ये आपके पास अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक देखें तो बिफोर आपके पास 0 था, आफ्टर आपके पास कोई ना कोई मोमेंटम तो इसके अंदर आएगा। ये mv बुलेट के लिए लिख लिया और ये कैपिटल mv डैश राइफल के लिए लिख लिया। इस इक्वेशन को मजीद अगर हम सॉल्व करें, mv डैश को इधर ही रहने दें, ये mv इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस साइन आ गया। उसके बाद v डैश यानी फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस राइफल की जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगी mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यानी इसका रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं? मोमेंटम ऑफ द राइफल इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द बुलेट। इस इक्वेशन से हमने ये नतीजा निकाला। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि इससे हमें रिजल्ट क्या मिल सकता है, इससे हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि v डैश इज इक्वल टू माइनस mv डिवाइडेड बाय m, यानी ये कैपिटल M और v डैश एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। मास ऑफ गन ज्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती है, यानी हैवी राइफल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव तो करेगा विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि मास ऑफ राइफल इज मच ग्रेटर देन द बुलेट। इट फॉलोज दैट राइफल मूव बैकवर्ड डायरेक्शन और रिकॉइल विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जितनी ज्यादा हाई वेलोसिटी से वो बुलेट आगे मूव करेगी, उसको मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ही वो राइफल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन में प्रोपल्शन का मतलब क्या है? प्रोपल्शन बेसिकली वो फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से रॉकेट मूव करता है, यानी रॉकेट प्रोपल्शन इज द सिस्टम दैट यूजेस फोर्सेस टू लिफ्ट अ रॉकेट ऑफ द ग्राउंड। रॉकेट्स को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली रॉकेट प्रोपल्शन की 2 टाइप्स होती हैं। एक है सॉलिड प्रोपल्शन। सॉलिड प्रोपल्शन क्या है? जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर आर कंबाइंड एज अ सॉलिड, लेकिन ये मोस्टली यूज नहीं किया जाता। जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो है लिक्विड प्रोपल्शन। लिक्विड प्रोपल्शन क्या है? फ्यूल और ऑक्सीडाइजर आर स्टोर्ड सेपरेटली देन लेटर कंबाइंड इन इग्निटेड। यहाँ पे लिक्विड
प्रोपल्शन और सॉलिड प्रोपल्शन को डायग्रामिकली शो किया जा रहा है। ये आपके पास सॉलिड प्रोपल्शन है और ये आपके पास लिक्विड प्रोपल्शन है। लिक्विड प्रोपल्शन हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज है। लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट्स are more complicated and costly, but are also more controllable, can reach greater velocities, and can be both shut down and restarted. जबकि हम solid propulsion क्यों ही use कर सकते हैं? क्योंकि solid propulsion rockets primarily used as boosters for launch tend to be safer, more reliable, lighter, and lower in cost. However, once ignited, the engine cannot be shut down or restarted, and the amount of power cannot be controlled. यानी यहाँ पे ये मसला आता है कि अगर हम सॉलिड प्रोपल्शन यूज करते हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि लिक्विड प्रोपल्शन के लिए उसको कंट्रोल करना आसान होगा। तो हम लिक्विड प्रोपल्शन ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद है कि रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल क्या है। So it based on the principle of law of conservation of momentum and Newton's third law of motion. कैसे वर्किंग होती है एक रॉकेट की जब उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होती हैं और वो रॉकेट ट्रैवल करता है स्पेस में, तो उसके अंदर ये चीजें हमें देखने में मिलती हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे चैम्बर्स बने हुए होते हैं, कुछ पंप्स लगे हुए होते हैं और फाइनली एक कंबस्शन चैम्बर होता है जिसकी मदद से वो रॉकेट ट्रैवल करता है। रॉकेट को ट्रैवल करते हुए आपने देखा होगा कि बहुत सारी बर्निंग गैसेस होती हैं जो कि उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, जबकि रॉकेट उनके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अब अगर हम इसकी वर्किंग को स्टडी करें तो इसकी वर्किंग में मेन जो रोल प्ले होता है वो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल इनके कंबाइंड इफेक्ट का होता है, जिसकी वजह से बर्निंग गैसेस होती हैं जो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होती हैं। सो रॉकेट मूव्स बाय एक्सपेलिंग द बर्निंग गैस थ्रू इंजन फ्रॉम देयर रेयर पार्ट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजर, जैसे ऑक्सीडाइजर में ऑक्सीजन हम कह सकते हैं, ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन को डाला जाता है, यहाँ पे फ्यूल को ऐड किया जाता है। क्योंकि इस रॉकेट ने स्पेस में ट्रैवल करना है, ऑक्सीजन इसके लिए काफी जरूरी होती है इसको ट्रैवल करने के लिए। जब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है यहाँ पे कंबस्शन चैम्बर, तो यहाँ पे बहुत सारे केमिकल इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस जो है वो बर्न होती हैं और वो केमिकल बर्निंग गैसेस जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन से एग्जॉस्ट हो जाती हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन। क्योंकि यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, यानी जो गैसेस यहाँ से एक्सपेल हो रही हैं उनका मोमेंटम और जो ये रॉकेट मोमेंटम गेन करेगा वो दोनों सेम होंगे, बट इसके मोमेंटम में और उसके मोमेंटम में डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। द रॉकेट इंजन कंटिन्यू टू एक्सपेल गैसेस आफ्टर द रॉकेट हैज बिगन मूविंग एंड हेंस कंटिन्यू टू गेन मोर एंड मोर मोमेंटम। जितनी ज्यादा गैसेस इसमें से एक्सपेल होती जाएंगी ये उतना ज्यादा मोमेंटम गेन करता रहेगा, बट द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस रॉकेट इंजन दैट विल बी conserved. So instead of traveling at steady speed, rocket gets faster and faster so long the engines are operating. जितना ज्यादा इसमें से बर्निंग ऑफ गैस एक्सपेल होती जाएंगी, ये रॉकेट हल्का होता जाएगा, इसका मास कम होता जाएगा, उतनी ज्यादा ये वेलोसिटी गेन करेगा और ज्यादा मोमेंटम से आगे मूव करेगा। रॉकेट के बारे में कुछ और चीजें जो इसके एक्सप्लेनेशन में हमारे काम आ सकती हैं वो ये कि रॉकेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। It can therefore work at great heights where very little or no air is present, क्योंकि रॉकेट को हम बहुत सारे पर्पस के लिए जमीन से बाहर भी भेजते हैं, एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। तो ये सबसे ज्यादा ग्रेट हाइट पे जाने के लिए बेस्ट है इसके लिए कि इसके अंदर हम एक ऐसे ऑक्सीडाइजर का यूज करें जो कंबस्शन चैम्बर में जाके ज्यादा से ज्यादा बर्निंग गैस प्रोड्यूस करवा सके।
उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम ग्रेविटी, क्योंकि हम जमीन से बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ फ्यूल। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ही कंज्यूम करे एक रॉकेट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कम से कम वैल्यू है, इससे कम की वैल्यू पर ये ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी हम ग्रेविटी के ऑपोजिट इसको ले जा नहीं सकते बाहर। सो ये जो 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड इसकी वैल्यू है, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कम से कम किसी भी रॉकेट को हमें अपवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए, ग्रेविटी के ऑपोजिट भेजने के लिए ये रिक्वायर्ड होती है। एंड इट इजेक्ट्स द बर्न गैस एट स्पीड ऑफ 4,000 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर ये इतने किलोग्राम पर सेकेंड के मुताबिक रॉकेट जो है वो कंज्यूम करते हुए 4,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गैसेस को बर्न करके इजेक्ट कर देगा। उसके बाद ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि 80% जो है वो सिर्फ फ्यूल होता है किसी भी रॉकेट के अंदर, यानी रॉकेट के मैस को इतना हल्का बनाया जाता है, इसके मटेरियल को इतना लाइटर बनाया जाता है कि इसके अंदर 80% जो इसका मैस है वो सिर्फ फ्यूल ही इसके अंदर डाला जाता है ताकि कम मैस रखते हुए ये ज्यादा ट्रैवल कर सके, वो मोमेंटम ज्यादा गेन कर सके। इस वजह से सो वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मैस ऑफ फ्यूल इज टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक टुगेदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉकेट सिर्फ एक इंजन वाला रॉकेट यूज नहीं किया जाता, एक रॉकेट के साथ और बहुत सारे रॉकेट्स को कंबाइन कर दिया जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि इसमें जो फ्यूल खत्म होने वाली प्रॉब्लम है उससे इसको ओवरकम किया जा सकता है। When one rocket done its job, it is discarded, leaving others to carry the spacecraft further up at very great speed. जब एक रॉकेट अपना सारा फ्यूल यूज कर लेता है तो वो डिस्कार्ड हो जाता है, तो वो डिस्कार्ड होने के बाद जो बाकी रॉकेट्स होंगे जिनको आपने कंबाइन किया होगा इसके अंदर, वो अपना फ्यूल यूज करेंगे ताकि इस रॉकेट की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े और ये ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करे। रॉकेट के अंदर एक्सेलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके अंदर जो गैसेस हैं उसका मोमेंटम इक्वल होना चाहिए उस रॉकेट के मोमेंटम के। तो हम ये कैलकुलेशन करने के लिए ये कह सकते हैं कि अगर स्मॉल m मैस ऑफ गैसेस इजेक्ट पर सेकेंड, ये जो हमने किलोग्राम पर सेकेंड की वैल्यू ली थी 10,000 मैस ऑफ गैस per second 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू सो इट विल बी टेकन एज m, यानी इसको हम गैसेस इजेक्ट पर सेकेंड को हम m से डिनोट करते हैं, इसको हम m ले सकते हैं। v क्या था? अगर हम स्मॉल v लें वेलोसिटी ऑफ गैसेस को, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है del p over t, दैट विल बी इक्वल टू mv। अब यहाँ पे ये टाइम ये कहा गया, ये मैस ऑफ गैसेस इजेक्ट पर सेकेंड, यानी मैस पर सेकेंड की जगह हमने m की वैल्यू ली थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये m की वैल्यू और साथ में वेलोसिटी ऑफ गैस ये आपके पास आ गया। दैट विल बी इक्वल टू थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन ऑन द बॉडी ऑफ द रॉकेट। ये वो फोर्स है जो गैस की बर्न होने की वजह से रॉकेट के ऊपर लग रही है। तो इससे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे कैपिटल M हम ले रहे हैं मैस ऑफ रॉकेट, A एक्सेलरेशन जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, F की जगह पे हमने ma पुट किया तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल आए। इस m को अगर हम यहाँ पे ले जाएं डिवाइड हो जाएगा mv डिवाइडेड बाय m, जबकि ये m क्या है? मैस ऑफ द रॉकेट है। सो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि एक्सेलरेशन और रॉकेट ऑफ मैस इनवर्स रिलेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ। यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेन पर्पस था यहाँ का रॉकेट को लाइटर मटेरियल यूज करने का, वो ये था कि जितना ज्यादा मैस ऑफ रॉकेट होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, या हम कह सकते हैं मैस ऑफ रॉकेट जितना कम होता जाएगा
एक्सेलरेशन उतनी बढ़ती जाएगी, और अगर मास ऑफ रॉकेट ज्यादा रख दिया जाए, ज्यादा होता जाए, तो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। लिहाजा इसके अंदर जब हम रॉकेट की स्पीड की बात करते हैं तो ये रिजल्ट हमें इसलिए देखने को मिलता है कि जिस तरह फ्यूल यूज होता जाएगा कंबस्शन चैम्बर में, यहाँ पे जितना ज्यादा गैसेस जो है वो एक्सपेल होती जाएंगी, इसका मास कम होता जाएगा, यानी रॉकेट का मास कम होता जाएगा। रॉकेट का मास कम होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होती जाएगी। जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होती जाएगी उतनी ज्यादा स्पीडली वो फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। कि when the fuel in the rocket is burned and ejected, the mass m of the rocket decreases and hence the acceleration increases. So ये तो था हमारा टॉपिक रॉकेट प्रोपल्शन। टॉपिक हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसको समराइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, जिसमें हमने एक ऐसी फोर्स फाइंड आउट की थी जो किसी भी वाटर फ्लो की वजह से किसी भी वॉल के ऊपर एक्ट कर रही थी। उसमें हमने कैलकुलेट की थी चेंज इन वेलोसिटी। पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप लिया जिसमें वाटर फ्लो हो रहा था, वो स्ट्राइक कर रहा था वॉल के साथ। उसमें हमने वेलोसिटी चेंजेस पढ़ी विच इज इक्वल टू -v। उसके बाद हमने इस वेलोसिटी चेंजेस से मोमेंटम की वैल्यू निकाली जो -mv आ गई। जब मोमेंटम की वैल्यू आ गई तो हमने फोर्स फाइंड आउट किया विच इज del p over del t। ये हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ गई वो फोर्स थी जो हमारे पास एक्शन फोर्स थी, जो दीवार लगा रही थी उस पानी पे। ये माइनस साइन में आई, मास पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन हमें वो फोर्स चाहिए जो रिएक्शन फोर्स है, यानी जो वाटर लगा रहा है उस दीवार पे। तो यही फोर्स हमारे पास mv over t आ गई, जिसमें ये माइनस साइन एक रिएक्शन फोर्स का था। उसके बाद हमने पढ़ा था मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्सप्लोजन्स में। तो जब हमने पढ़ा कि कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है उसका टोटल मोमेंटम हम स्टार्ट में अगर कैलकुलेट कर लें और एक्सप्लोड होने के बाद उसके डिफरेंट पीसेस का मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर मोमेंटम कंजर्व होता है। अगर हम इसके पीसेस पे गौर करें तो इसके पीसेस डिफरेंट मास के हैं। डिफरेंट मास का मतलब ये है कि इसके अंदर वेलोसिटी भी डिफरेंट तरह की होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। अगर इनके मोमेंटम को सम अप कर लें तो दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस एक्सप्लोडिंग बॉम्ब। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे कि टोटल सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व फॉर कोलिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अंदर एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस सेम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड टू एक्सप्लोजन्स। In an explosion, an internal impulse acts in order to propel the parts of the system. एक internal impulse क्या होता है? बहुत कम टाइम के अंदर बहुत लार्ज फोर्स एक्ट कर रही हो। तो ये जो एक्सप्लोडिंग बॉम्ब है इनके अंदर एक इंटरनल इम्पल्स होता है जो एक्ट करता है इनको डिफरेंट डायरेक्शंस में लेके जाने के लिए। उसके बाद आफ्टर द एक्सप्लोजन द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज ऑफन अ कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट have momentum which is same to the original momentum of the bomb. उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा था रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन में हमने पढ़ा कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट मूव बाय एक्सपेलिंग द बर्निंग गैस थ्रू इंजन्स फ्रॉम देयर रेयर पार्ट। जितना ज्यादा एक्सपेल होंगी बर्निंग गैसेस उतना ज्यादा रॉकेट आगे की तरफ मूव करेगा। उसके बाद रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस एक्सपेल्ड। जितनी ज्यादा गैसेस इसमें से एक्सपेल होंगी उतना हाई लेवल का मोमेंटम इसके अंदर आता जाएगा रॉकेट के अंदर। इसका रिजल्ट हमने क्या निकाला था कि एक्सेलरेशन इज इनवर्स ऑफ द मास ऑफ द रॉकेट, जिसको हमने इस इक्वेशन से प्रूव किया था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mv ओवर m, जिसमें ये स्मॉल m क्या था? ये उस गैस का मास था जो इजेक्ट हो रही है, उसकी वेलोसिटी v थी, जबकि कैपिटल M क्या था? उस रॉकेट का मास था। तो इससे हमने ये रिजल्ट निकाला था कि अगर रॉकेट ऑफ मास जितना
कम होता जाएगा उतनी एक्सेलरेशन इसके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एक्सप्लोजन एंड रॉकेट प्रोपल्शन।